नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। सबसे पहले चैनल को भाई सभी सब्सक्राइब कर लो और इसको आगे शेयर भी करते रहो। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है, हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है स्टूडेंट, ज्योग्राफी का भी पार्ट चल रहा है। आज मैं हिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ। मैंने हिस्ट्री के अंदर आपको जो कुछ पढ़ाया है उसमें आपको देखोगे, शुरुआत से एक बारी बात कर लूं, पृथ्वी का भूगर्भिक काल, जिसमें मैंने आपको शायद 2 पार्ट में वीडियोस बनाई है। इसके बाद मैंने पढ़ाया आपको कि भारत में या पूरे पृथ्वी पर किस किस तरीके से जनसंख्या का उदय हुआ है, किस किस तरीके से यहाँ पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। काफी सारे पॉइंट्स उसमें डिस्कस करते हुए प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और फिर उसके अंदर जितना भी कुछ मैटर था सारा मैटर में कवर करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता को पूरे के पूरा मैंने पढ़ा दिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर वैदिक संस्कृति शुरू की है। वैदिक संस्कृति में आपको वैदिक संस्कृति से रिलेटेड आपको ऋग्वैदिक के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। चल रहा है उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल में आपको लास्ट क्लास में मैंने जो कल क्लास दी थी उसमें सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की बात कर ली थी मैंने। उससे पहले मैंने सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की क्लास पहले ही करा दी उत्तर वैदिक काल में। 2 इसमें मैंने व्यवस्थाएं बता दी हैं। अब इसमें जो बचा हुआ है आपका आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन बचा हुआ है। आज जो क्लास होगी वो यही होगी कि आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल के लोगों का कैसा था। ठीक है, तो चलो मैं क्लास करता हूं शुरू, और अब आप सभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब और कर दो चैनल को शेयर। ठीक है, लाइक भी करो और कमेंट भी करते रहो, बताते रहो मजा आ रहा है या पढ़ाई में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको आने वाले जितने भी एग्जाम्स में है, पीसीएस का हो, कोई भी एग्जाम हो, सारी चीजें अच्छे से कवर होने वाली है। तो शुरू करता हूं। आज में देखोगे हम वैदिक संस्कृति में उत्तर वैदिक काल पढ़ा रहे हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल, जो भी साथी आज नए जुड़े हैं वो पीछे की वीडियो सब देख लें, क्योंकि पार्ट मैंने काफी एकदम से एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। और ये वीडियो मुझे लगता है कि 7वां 8वां पार्ट ये उत्तर वैदिक का वैदिक काल का होगा। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, इसका मतलब ये हो सकता है। उत्तर वैदिक काल के अंदर आज जो बात करेंगे वो होगी आपकी आर्थिक जीवन, आर्थिक व्यवस्था या जीवन। उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी दोस्तों, अर्थव्यवस्था के बारे में यहां पर बात की जाएगी। उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी बात करूंगा, और फिर उसके बाद धार्मिक क्या जीवन था, किस तरीके की व्यवस्था थी उसकी बात करूंगा। तो देखोगे उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य ऑक्यूपेशंस क्या थी, यहाँ की करते क्या थे यहाँ के लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वो था एग्रीकल्चर। क्या था? एग्रीकल्चर यहाँ का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था लोगों का। अब देखो एग्रीकल्चर की भी यहाँ पर ये बात आई है, तो एक वेद है हमारे पास जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद, और अथर्ववेद में दिया गया है कि कृषि की और हल की शुरुआत सबसे पहले की गई थी पृथ्वैन्य के द्वारा। देखो ये छोटे छोटे से कीवर्ड्स हैं, बहुत छोटी छोटी सी और बड़ी लॉजिकल बातें हैं दोस्तों जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अथर्ववेद में सबसे पहले जो बात की गई है कि कृषि और हल, देखो 2 पॉइंट ले रहा हूं मैं, कृषि और हल की जो शुरुआत की थी वो किसके द्वारा की गई है या जन्म दिया गया है वो किसके द्वारा? पृथ्वैन्य के द्वारा। पृथ्वैन्य ने एग्रीकल्चर और हल की शुरुआत की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पॉइंट को नोट कर लेना सभी दोस्त। पृथ्वैन्य का नाम कई बार पेपर के अंदर आ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अर्थव्यवस्था के अंदर उत्तर वैदिक काल के लोगों ने जो खेती शुरू की थी उस खेती के अंदर, जैसे खेती में काम क्या क्या होते हैं, जैसे भाई खेती के अंदर बुआई होती है। ठीक है, बुआई का काम शुरू कर दिया था। ठीक है, जुताई का काम शुरू हुआ था यहाँ पर। ठीक है ना, एक गुड़ाई भी होती है, गुड़ाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं देख लेना। गुड़ाई मुझे जो पता है मैं बता रहा हूँ, गुड़ाई भी शुरू कर दी थी, फिर कटाई भी शुरू कर दी थी। ठीक है, सिंचाई भी शुरू हो गई थी, मड़ाई फड़ाई क्या क्या वर्ड होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, वो सारे काम यहाँ पर शुरू हो गए थे। ठीक है, इतने वर्ड याद रखने हैं आप, जो आप अगर मतलब लिख रहे हो, मीन्स में लिख रहे हो टॉपिक को,
तो ये सारे वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। मेंस में लिख रहे हो या फिर आप जैसे बीए का एग्जाम भी देते हो ना आप दोस्तों, बीए का हुआ या कोई और बीटीसी वीटीसी का हुआ, कोई भी रिटन वाला एग्जाम दे रहे हो, मैं इतना पढ़ा रहा हूं आपको, इतना पढ़ा रहा हूं, किसी में भी लिखना, मैटर की कोई कमी नहीं है। मतलब किसी किताब को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इतना मैटर दिया है आपको इनफ एकदम से। सारी क्लासेस देख के अगर पढ़ोगे ना, किसी भी पेपर में आ जाता है कि बताइए उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था क्या थी, लिख दो मेरे टॉपिक को कि वहां की सामाजिक व्यवस्था क्या थी या सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को दर्शाइए, लिख दो जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, कुछ नहीं पढ़ के जाना कहीं भी, बहुत मस्त एकदम से आपके लिए मैटर है। तो ये यहां पर रहेगा, ठीक है। यहां पर जो एग्रीकल्चर में काम होता था वो ऐसे होता था। एक और पॉइंट ये रहेगा कि यहाँ के लोग एग्रीकल्चर में उत्पादित क्या करते थे, मतलब प्रोडक्शन जो होता था, उत्पादन वो कौन कौन सी फसलों का होता था। तो देखो उत्पादन में यहाँ पर धान का प्रोडक्शन भी हो गया था, धान बोले तो चावल, ठीक है। गेहूं का भी प्रोडक्शन हो गया था दोस्तों, जौ का भी प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा ईख भी यहाँ के लोग उगाते थे, उड़द की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल, ये सारी चीजें थी जो लोग यहां पर उगाना शुरू कर दिए थे। उत्तर वैदिक काल में इन सारी चीजों को लोग उगाना शुरू कर दिए थे, ये सारी चीजें यहां पर खाते थे, ठीक है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रहेगा आपके लिए कि यहाँ के लोग उगाते क्या क्या थे, ठीक, समझ में आ रही है बाकी बात, ठीक है। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या बोला गया है दोस्तों, सीर बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है, सीर बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों इसे। हल को क्या बोला गया है, सीर बोला गया, ठीक है। और कृषि को क्या बोला गया, ब्रह्म बोला गया है, ठीक है ना। क्या बोला गया, ब्रह्म बोला गया है। कृषि को क्या बोला गया है, ब्रह्म, और हल को क्या बोला गया है, शीर बोला गया। चलो अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें चल रही है तो यहाँ पर पशुपालन की भी बात कर लेते हैं दोस्तों कि पशुपालन में क्या क्या यहाँ के लोगों के पास पशु थे, क्या क्या पालते थे ये पशुओं के रूप में। तो देखोगे सबसे पहले यहां पर हम क्या ले लेते हैं, गाय, फिर क्या ले लेते हैं, बैल, फिर क्या ले लेते हैं, भैंस, ओके, बकरी, हाथी, ऊंट, सुअर, ठीक है। गाय, बैल, बकरी, हाथी, ऊंट, सुअर, भेड़, क्या, भेड़। तो इन चीजों का क्या करते थे, ये पशुपालन के रूप में यूज होती थी कि गाय का भी था, बैल का भी था, भैंस का भी था, बकरी का भी था, हाथी का भी था, ऊंट का भी था, सुअर का भी था और भेड़ का भी यहाँ पर पशुपालन होता था। लेकिन जो मेन पालतू जानवर था वो कौन सा था, गाय था। जो मुख्य पालतू जानवर था वो कौन सा था, गाय। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में भी गाय के बारे में मैंने आपको बताया था कि गाय को ना मारने योग्य पशु कहा गया है। ऐसा नहीं है प्राचीन भारत के बाद, प्राचीन भारत में ये आर्य समाज था, ये मांस नहीं खाता था, मांस खाता था, ये मैंने बताया था, ऐसे भेड़ का मांस खाते थे ये लोग, ठीक है, बकरी का मांस खाते थे। लेकिन गाय को ना मारने योग्य, अघन्य बोला गया है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऋग्वैदिक काल में इसके मारने के और वध करने के साक्ष्य मिले थे। तो गाय को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती थी, मतलब गाय की तो ये कही जाती है ऋग्वैदिक काल में, अगर उत्तर वैदिक काल में देखोगे तो गाय के लिए ऐसी शर्त लगती थी कि जिसके पास ज्यादा गाय होंगी उसका समाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, ठीक है। आज के समाज में क्या, जिस पर ज्यादा पैसा होगा, जिसके पास अच्छा बंगला होगा, अच्छी गाड़ी होगी, समाज में उसकी इंपॉर्टेंस होगी। नहीं, पहले नहीं था, पहले पैसा ऐसा चलता नहीं था ना। तो गाय जिसके पास ज्यादा होती थी समाज में उसका इंपॉर्टेंस होता था। और गाय की चोरी एक सामान्य अपराध था, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल माना गया और एक गाय चोरी कर लिया अब इसको बहुत ज्यादा सारी सजा दो, नहीं, सामान्य अपराध था। क्योंकि जिसके पास ज्यादा गाय वो ज्यादा बलवान। तो गाय का बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है वैदिक काल के अंदर। इसलिए ये भी कहा गया है कि खाने के अंदर लोग दूध के बने उत्पादों का ज्यादा यूज करते थे। ये क्वेश्चन आया भी है पेपर में कि वैदिक संस्कृति के लोग किसका मतलब खाने में सबसे ज्यादा यूज करते थे, तो दूध के बने उत्पादों का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे। तो गाय का अपने आप में यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है, इस बात को आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा देखोगे दोस्तों यहां पर थोड़ी सी उद्योग की बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था में। भाई किस किस तरीके से यहां पर उद्योग चलता था। तो उद्योग के रूप में देखोगे दोस्तों
कि यहाँ के लोग उद्योग के रूप में क्या क्या काम करते थे। जैसे यहाँ पर काम होता था, चिकित्सक भी थे लोग, चिकित्सक, ठीक है। यहां पर लोग धोबी भी थे, धोबी बोलते हैं कपड़े धुलने वाले को, ठीक है। यहां पर देखो चिकित्सक का काम भी होता था, धोबी। कुंभकार भी थे दोस्तों, यहां पर कुंभकार, ठीक है, कुंभकार का भी यहां पर काम। और यहां पर कर्मकारी भी थे, कर्मकारी, कर्मकारी। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ उद्योग, मतलब लोग अपना जो खुद का व्यवसाय करते थे, उसमें चिकित्सक का, धोबी का, कुम्हार का, कर्मकारी का, इस तरीके से कुछ व्यवसाय धीरे धीरे करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा इसी में अगर देखोगे तो और क्या था, जैसे वस्त्रों के उद्योग में देखोगे यहाँ पर क्या होता था, ऊन के वस्त्र बनाए जाते थे, ओके, ऊन के, सन के वस्त्र बनाए जाते थे और रेशम के वस्त्र बनाए जाते थे। ये कपड़े यहां पर पहनने के लिए इनका यूज किया जाता था। देखो सब उद्योग में चले गए, ठीक है। ऊन के वस्त्र, सन के वस्त्र और रेशम के वस्त्र बनाए जाते थे। यहां पर तो ये भी प्रमाण मिला है कि जो स्त्रियां थी उत्तर वैदिक काल में, वो ऊन से, मतलब स्वेटर वगैरह जैसे अभी बुनते हैं ना, उसकी भी सिलाई करती थी। और यहां पर सुई का भी प्रमाण था, सुई से कपड़ों को सिलने की भी यहां पर व्यवस्था थी। और सुई को उत्तर वैदिक काल में सूची बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सूची, ठीक है। सूची लिस्ट वाली सूची नहीं, सुई को सूची बोलते थे यहाँ के लोग। तो ये वस्त्र के रूप में यूज करते थे दोस्तों। यहाँ पर वैसे देखोगे कि यहाँ पर कुछ धातु है या मेटल्स के रूप में ये लोग किसका यूज करते थे, तो देखो मेटल्स में यहाँ पर जैसे हिरण्य एक वर्ड यूज किया गया, हिरण्य। और हिरण्य किसको बोलते हैं दोस्तों? सोने को बोलते हैं, सोने को, ठीक है ना। सोने को हिरण्य बोलते हैं, सोने के आभूषण या सोने के निष्क, सोने के आभूषण बने हुए, ठीक है। इसके अलावा टिन का भी यहां पर यूज होता था दोस्तों, टिन का सामान बनता था। सीसा का भी सामान यहां पर बनता था, सीसा। और चांदी का भी यहां पर सामान बनता था, ठीक है। तो आभूषण के रूप में या धातु के रूप में किस किस का प्रयोग करते थे? सोने का, टिन का, चांदी का और शीशे का। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लोहे का, क्योंकि दोस्तों लोहे की जो उत्पत्ति मानी जाती है ना, वो उत्तर वैदिक काल से ही मानी जाती है। कहां से मानी जाती है? उत्तर वैदिक, मतलब लोहे की जो खोज का प्रमाण है वो 800 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच में बताया जाता है। 800 से 300 उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। और लोहे के जो प्रमाण के रूप में मिले थे वो इस तरीके से माने जाते हैं, त्रिशूल टाइप का बना हुआ होता है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा, ऐसे करके त्रिशूल टाइप का बना हुआ जो होता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके भाले टाइप के कुछ कुछ ये होते हैं। तो ऐसे कुछ औजार मिले हैं, ठीक है ना, भाले टाइप के कुछ औजार मिले। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको कहां पर देनी है? लोहे को भी इंपॉर्टेंस देनी है कि लोहे की खोज कौन से काल में हुई है? उत्तर वैदिक काल में हुई है। समझ में आ रही है यहां तक बात? ठीक है। इसके अलावा अगर बात करी जाए व्यापार की दोस्तों यहां पर, तो व्यापार होता कैसे था, व्यापार कैसे होता था? तो देखो उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में दोनों में ही व्यापार का एक जैसा ही तरीका रहा है। जैसे व्यापार ऋग्वैदिक काल में जल और थल दोनों के द्वारा होता था, जल मार्ग और थल मार्ग, ठीक है ना, लैंडवेज और वाटरवेज दोनों के द्वारा होता था। तो यहां भी उत्तर वैदिक काल में स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था, ठीक। स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से ही क्या होता था दोस्तों? व्यापार होता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि व्यापार की जो प्रणाली थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। कैसी थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? वस्तु विनिमय प्रणाली को बोलते हैं हम एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? विनिमय को बोलते हैं एक्सचेंज, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट एक्सचेंज। कि वस्तु विनिमय का मतलब है अभी तक कोई सिक्के का प्रचलन नहीं था, अभी तक कोई पैसे या मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मतलब आप जो भी व्यापार करोगे वो एक वस्तु को दोगे और दूसरी वस्तु लोगे उसके बदले में, ठीक है। जैसे मैंने तब भी एग्जांपल्स दिया था आपको कि जैसे मान लो आपके पास है घोड़ा, ठीक है, और आपको चाहिए भैंस, तो आपको घोड़ा देकर भैंस लेना पड़ेगा। या आपके पास है भैंस और आपको चाहिए गाय, तो आपको भैंस देकर गाय लेनी पड़ेगी।
मतलब अब ये एक अलग चीज था कि गाय की कीमत अगर ज्यादा है तो 2 भैंस देनी पड़े या 2 घोड़े देने पड़े या 3 घोड़े देने पड़े, वो एक अलग मैटर है। मतलब वस्तु से वस्तु का चेंज था। अभी क्या है कि अभी आप पैसा दोगे, गाय भी ले लोगे और भैंस भी ले लोगे। आपको गाय के बदले भैंस या घोड़े के बदले भैंस या हाथी के बदले और कुछ चीज नहीं देनी, आपको पैसा देना है। तो अभी मुद्रा है, अभी पैसे का प्रचलन है। तब पैसा नहीं था तो लोग ऐसे ही करते थे। मतलब यहां तक भी अनाजों में होता था, जैसे किसी के घर गेहूं है, किसी के घर चावल है, तो गेहूं से चावल को एक्सचेंज कर लेते थे। किसी के घर मक्का है, किसी के घर गेहूं है, तो मक्का से गेहूं का एक्सचेंज कर लेते थे। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली पर यहाँ का व्यापार क्या था? पूरे के पूरा आधारित था। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जो सिस्टम मैंने आपको बताया है, ये कैसा था? अर्थव्यवस्था से रिलेटेड था। देखो काफी सारे पॉइंट मैंने आपको अर्थव्यवस्था में डिस्कस किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें इसमें समझ में आई होंगी। 2 बार वीडियो देखो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको लिखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। गारंटी दे रहा हूं इस बात को। और 2 बार आपने वीडियो देख ली ना, आपको तीसरी बार ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको याद ना हो जाए, क्योंकि मैं एक स्टोरी टाइप में बना रहा हूं चीजों को। मैं फैक्ट ऐसे नहीं आपको रटाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चले बढ़े आगे। देखो दोस्तों, आगे जो व्यवस्था है वो है आपकी धार्मिक व्यवस्था। सारी चीजों को पढ़ेंगे और धैर्य रखो बस। देखो मेरे साथ किसी को पढ़ना है, ये बात ध्यान रखो, मेरे साथ अगर पढ़ना है तो धैर्य की बहुत जरूरत है आपको मेरे साथ पढ़ने के लिए। क्योंकि मैं हवा में तो किसी चीज को उड़ाऊंगा नहीं, कि बस मेरा मकसद यहां नहीं होगा कि मैं आऊं और सिलेबस करा के चला जाऊं। मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल्स में चीजों को और आराम से पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि आपको 2 महीने या 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करा के पेपर में आया नहीं, पेपर में हुआ नहीं, तो ऐसे कोर्स का मुझे कोई बेनिफिट नहीं लगता है। सिर्फ मेरे पढ़ाने का एक ही मकसद है यूट्यूब पर आपका सिलेक्शन। और देखो मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, मैं इतना पढ़ा रहा हूं कि शायद मैं क्लास में भी नहीं पढ़ाता था सारी चीजों को, उससे भी ज्यादा अपडेट करके मैंने चीजों को पढ़ाई है। क्योंकि अब बहुत बच्चे आप मुझसे जोड़ने वाले हैं, जोड़ने वाले हो आप लोग, क्योंकि आप लोग हेल्प करो भाई, सपोर्ट करोगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओगे, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करोगे, तो मैं चीजों को और ज्यादा अच्छे तरीके से चलाऊंगा। ठीक है, चलो भाई आगे करते हैं इसमें धार्मिक जीवन की बात। धार्मिक जीवन, देखो धार्मिक जीवन की दोस्तों बात की जाएगी यहां पर उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो धार्मिक जीवन की बात करें तो देखो उत्तर वैदिक काल के अंदर आर्यों का एक ऐसा समूह आया था, आर्यों का एक ऐसा ग्रुप आया है जिसको यज्ञ के ऊपर महारत हासिल थी, यज्ञ कराने में महारत हासिल थी। देखो आर्य तो बहुत थे और आर्यों में ब्राह्मण भी बहुत थे। मैंने बताया था ना कि जो ब्राह्मण थे या कोई भी था, जो भी वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में चेंज हो गई थी। लेकिन इस ब्राह्मणों में भी, ठीक है, इसमें भी एक ऐसा ग्रुप था जिनको क्या हो गई थी, मतलब हासिल हो गई थी यज्ञ के ऊपर पूरी तरीके से, एकदम से ये बोलते हैं कि उनको महारत थी यज्ञ के ऊपर। तो आर्यों का एक ऐसा ग्रुप उत्तर वैदिक काल में मिलेगा जिसको यज्ञ के ऊपर महारत हासिल हो गई थी। अब इनको यज्ञ के ऊपर जब महारत हासिल हुई तो इसी ग्रुप को आगे चलकर क्या बोला जाता है दोस्तों? ब्राह्मण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्राह्मण बोला जाता है। यही ग्रुप था जो आगे चलकर ब्राह्मण का पूर्ण रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? पूर्ण रूप ले लेता है। ठीक है, तो यहां से ये शुरुआत होती है। ठीक है, अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यज्ञ जो होता था वो किसके द्वारा होता था? ये ब्राह्मण किसका काम करने लगे थे? पुरोहित का काम करने। देखो पुरोहित का वर्ड यूज मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता से। पुरोहित का कोई रूप नहीं था दोस्तों, ऐसा नहीं है किसी जाति को हमने पुरोहित बोला था। पुरोहित का मतलब वो था जिसे ज्ञान था और जो यज्ञ जैसे कामों में, धार्मिक कामों में सहयोग करता था या उनको कराता था, उसको पुरोहित बोलते थे। तो इसी का काम कौन करने लगे? पुरोहित का, ब्राह्मण। और कौन से ब्राह्मण? जिनको यज्ञ के ऊपर बहुत महारत हासिल हो गई थी, इसी को हम पुरोहित बोलते थे। ठीक है, तो पुरोहित का काम किसने ले लिया था? ब्राह्मण ने। देखोगे ऋग्वैदिक काल के अंदर, ऋग्वैदिक काल में पुरोहित की संख्या जो दी है दोस्तों, वो दी है 7। कितने पुरोहित बोले गए? 7। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखोगे पुरोहित कितने बताए गए हैं? यहां पर
कि यहां पर जो पुरोहित की संख्या थी वो कितनी थी? 14। देखो ऋग्वैदिक काल में पुरोहित कितने हुए? 7। उत्तर वैदिक काल में पुरोहित कितने हो गए? 14। लेकिन इस उत्तर वैदिक काल के 14 जो पुरोहित थे, इसमें से 4 ही सबसे प्रमुख पुरोहित बताए गए हैं। और 4 कौन कौन से प्रमुख पुरोहित थे उसकी एक बारी बात कर लेते हैं, कभी कभी पेपर में आ जाए। जैसे एक नाम होता है होता, ठीक है, होता। अब ये होता या होत्र भी इसको बोलते हैं, ऐसे करके होता या होत्र भी इसको बोलते हैं। इनका काम होता था प्रार्थना करना, ठीक है ना, प्रार्थना करना। क्या काम होता था? होता या होत का? प्रार्थना करना। और इन्होंने ही ऋक संहिता, ये लिख लेना बेटा अलग से, ऋक संहिता को पुनर्जन्म दिया था या दोबारा से उसको स्टार्ट किया था या लिखा था, ठीक है। ऋक संहिता को दोबारा से पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? होत या हिरोता को दिया जाता है। क्लियर? एक पॉइंट, एक तो ये थे। दूसरा इसमें जो थे दोस्तों, उनको बोला जाता था उदगाता। ये आपने नाम सुना होगा जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सामवेद पढ़ाया था। तो सामवेद के अंदर जो ऋचाएं थी, जो मंत्र थे, उन सामवेद की ऋचाओं या मंत्र को पढ़ने वालों को क्या बोला गया था दोस्तों? उदगात बोला गया। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या बोला गया? उदगात बोला गया। तीसरे कौन थे दोस्तों इसमें? तीसरे थे अधुवर्यु। क्या थे? अधुवर्यु। और जो अधुवर्यु थे ये कौन थे? जो ऋग्वेद के यजुर्वेद के अंदर ऋचाएं थी, जो पद थे, उनको पढ़ने वालों को क्या बोला गया? अधुवर्यु बोला गया। अधुवर्यु किसको बोला गया? जो यजुर्वेद के अंदर ऋचाएं थी, उनको पढ़ने वाले को क्या बोला गया? अधुवर्यु। और चौथा जो लास्ट थे, मतलब इंपॉर्टेंट जो लास्ट थे, उनको बोला गया ब्रह्म या ब्रह्मा, ठीक है। अब ये ब्रह्मा क्या काम करते थे कि जो यज्ञ होता था, यज्ञ का संचालन जो होता था, तो यज्ञ का संचालन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी देखभाल करना। यज्ञ में जो मंत्र वगैरह पढ़े जा रहे हैं, उनका उच्चारण जो हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब यज्ञ से रिलेटेड जो कुछ काम होते थे उनको ठीक तरीके से देखना, उनको ठीक से करवाना, उनकी एक तरीके से देखभाल करना, वो किसका काम होता था? ब्रह्म का काम होता था, ठीक। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट आपको कौन मिलेंगे? पुरोहित है ये चारों। कौन है? पुरोहित। वैसे तो कितने पुरोहित है? 14 उत्तर वैदिक काल में, लेकिन प्रमुख कितने? 4। और ऋग्वैदिक काल में कितने? 7 है। एक तो ये वाली बात आ जाती है समझ में धार्मिक जीवन में। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि धार्मिक जीवन के तहत उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता यहां पर हुए थे, उन देवता का नाम क्या था दोस्तों? प्रजापति। क्या नाम था? प्रजापति उत्तर। ठीक। अब देखो प्रजापति को ऋग्वेद के अंदर प्रजापति की जो पहचान थी वो पशुपति के रूप में थी। किसके रूप में थी दोस्तों? पशुपति के रूप में थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति की पहचान किसके रूप में की गई है? शिव जी के रूप में की गई है। किसके रूप में की गई है? शिव जी के रूप में यहां पर की गई है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। जबकि ऋग्वैदिक काल में मुख्य देवता कौन बताए थे हमने? इंद्र के बाद अग्नि, उसके बाद वरुण। लेकिन यहां पर मुख्य देवता कौन रहेंगे आपके लिए? प्रजापति रहेंगे। तो एक आपको लिए ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है आपके लिए कि धार्मिक जीवन के तहत यहां पर काफी सारे दर्शन की भी बात की गई है। दर्शन बोलते हैं फिलॉसफी। तो लोगों ने यहां पर अपनी अपनी फिलॉसफी भी दी है इससे रिलेटेड। तो उस फिलॉसफी को जरूर याद रखना है दोस्तों। ये फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है और आए दिन पेपर में ये आती रहती है। अलग से आप नोट कर लोगे इस फिलॉसफी को। तो फिलॉसफी को हम बोलते हैं दर्शन। और इस दर्शन के रचयिता या लेखक कौन है? राइटर्स कौन है? तो इसका बात कर लेते हैं। यहां पर लेखक कौन है? तो देखोगे एक दर्शन यहां पर कौन कौन से है उनकी बात करते हैं। जैसे एक दर्शन है चारवाक दर्शन। और ये कैसा है? भौतिकवाद है। कैसा है? भौतिकवादी दर्शन है, ठीक है। फिजिकली जिसको हम बोल सकते हैं चारवाक दर्शन। अब इसको लिखने वाले का नाम भी क्या है दोस्तों? चारवाक ही है, ठीक है। नाम क्या है? चारवाक। तो चारवाक दर्शन को किसके द्वारा लिखा गया? चारवाक के द्वारा। फिर ऐसे ही देखो ये सांख्य बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये तो पेपर में आए दिन आता रहता है। ये नहीं, इसके आगे भी जितने मिलेंगे सब इंपॉर्टेंट है। और सांख्य को किसने लिखा है दोस्तों? कपिल।
किसने लिखा है? कपिल ने। ठीक है, आगे देखोगे इसमें एक और दर्शन मिलेगा आपको, योग। और योग के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नहीं जानता हो, सभी जानते होंगे, पतंजलि। किसने लिखा है? पतंजलि। भाई देखो योग बाबा आते हैं हमारे, अब ये रामदेव बाबा नहीं है इसमें, रामदेव बाबा को मत लगा देना, ठीक है। पतंजलि थे योग गुरु, इनका तो नाम इन्होंने रखा है, ठीक है। तो पतंजलि किस क्या लिखा है इन्होंने? योग, योग सूत्र भी बोल देते हैं इसको, योग को योग सूत्र भी बोल देते हैं। और एक है दोस्तों न्याय, इसको न्याय सूत्र भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये किसने लिखा है? गौतम ने। किसने लिखा है दोस्तों? गौतम ने। न्याय, न्याय सूत्र बोल देते हैं, किसने लिखा है? गौतम ने। इसके अलावा देखोगे यहां पर और कौन सा होता? पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ठीक है दोस्तों। पूर्व मीमांसा लिखा है जैमिनी ने। किसने लिखा है? जैमिनी ने। ओके, ऐसे ही है दोस्तों उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है बादरायण ने, बादरायण। इसे ब्रह्मसूत्र, इन्होंने ब्रह्मसूत्र भी लिखा है, ब्रह्मसूत्र, ठीक है। ये भी याद कर लेना, ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने? ब्रह्मसूत्र भी लिखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए दर्शन, ठीक है। इन दर्शन को याद रखना है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? चारवाक, चारवाक ने लिखा है। सांख्य कपिल ने लिखा है। योग पतंजलि ने लिखा है। न्याय गौतम ने लिखा है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखा है। और उत्तर मीमांसा किसने लिखा है? बादरायण ने इसको लिखा है, ठीक है। एक और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, और उसके लेखक का नाम मैं बता देता हूं आपको, जरा देख रहे हैं ना, कणाद ने और लिखा है, एक कणाद, या इनको उलूक भी बोला गया है। और इनके मुझे दर्शन का नाम ध्यान नहीं आ रहा, दर्शन का नाम क्या है? कणाद ने जिसको लिखा है, वैशासिक। क्या है? वैशासिक, वैशासिक, ठीक है, वैशासिक। हाँ, ये ध्यान आ गया। एक और दर्शन है वैशासिक दर्शन, और इसको लिखा किसने दोस्तों? कणाद या उलूक ने लिखा है। तो ये कुछ दर्शन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना प्लीज। यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, सांख्य योग न्याय पूर्व मीमांसा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए पेपर के अंदर। एक तो ये आपको याद रखना है, हो गया भाई, नोट कर लो यहां से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ू थोड़ा सा, अब देखोगे अभी क्या है कि यहां पर थोड़ी थोड़ी सी चीजें और रही हैं, उनको और कंप्लीट करा देते हैं। देखोगे जो आर्य लोग होते थे, देखो यहां पर उत्तर वैदिक काल में मैंने आपके लिए आश्रम पढ़ाए थे, और इस आश्रम के अंदर मैंने 4 आश्रम बताए थे, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो यहां पर आर्यों के लिए गृहस्थ की अगर बात की जाए तो गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञ की बात की गई है। गृहस्थों के लिए 5 महायज्ञ की बात की गई है, ठीक है। कितने की? 5 महायज्ञ की बात की गई है। अब ये कौन कौन से थे? एक तो था ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, एक था देवयज्ञ, देवयज्ञ, एक था पितृयज्ञ, पितृयज्ञ, एक था मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, और दोस्तों एक था भूत यज्ञ, भूत यज्ञ, ठीक है। और ये भूत यज्ञ के अंदर क्या होता था? जो पक्षी होते थे, छोटे छोटे कीट होते थे, उनके लिए खाना वगैरह खिलाना भूत यज्ञ में होता था। यहाँ पर मनुष्य के हित की बात की गई है, पिता के हित की बात की गई है, कृतज्ञ बोलते हैं इसको, देव के कृतज्ञ के लिए बात की गई है, और ब्रह्मा के कृतज्ञ के लिए बात की गई है। तो गृहस्थ में 5 महायज्ञ थे, 5 महायज्ञ को नोट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए यज्ञ की बात करता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट यज्ञ हैं जो मैं बोला भी था आपको कि अलग से मैं बताऊंगा यज्ञ के बारे में। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट यज्ञ? जैसे सबसे पहले हमने एक यज्ञ का नाम लिया था राजसूय यज्ञ। कौन सा? राजसूय यज्ञ। अब देखोगे ये यज्ञ जो होता था दोस्तों, ये राजसूय यज्ञ होता था आपका जब राजा का राज्याभिषेक होता था। राज्याभिषेक होता था, मतलब जब राजा गद्दी पर बैठने के लिए उसको राज्याभिषेक कराया जाता था, तब राजसूय यज्ञ होता था। इस यज्ञ के दौरान जनता को इस तरीके की अनुभूति का एहसास कराया जाता था, जनता को इस तरीके से रियलाइज कराया जाता था कि हमारा जो राजा है उसे दिव्य शक्ति मिल गई है।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि बताइए दिव्य शक्ति का जनता को अनुभूति राजा के द्वारा कराना कौन से यज्ञ में आती है। तो वो कौन सा यज्ञ हो गया, राजस्व यज्ञ। मतलब यहां पर यज्ञ किया जाता था और यज्ञ के दौरान राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान होता था जब राज्याभिषेक होता था राजा का। और ऐसा मतलब यहां पर वो किया जाता था कि राजा जनता को ये लगे कि हमारे राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है और राजा एक मतलब एक तरीके से ईश्वर का रूप मानते थे यहाँ पर कि राजा के द्वारा जो भी वर्क किया जाएगा वो हमारे लिए बिल्कुल 100% सही होगा और राजा हमारे फेवर के ही बारे में हमेशा बात करेगा। एक तो ये यज्ञ था। एक दूसरा यज्ञ होता था दोस्तों जिसे बोलते थे अश्व यज्ञ। अश्व यज्ञ। अब देखो ये अश्व यज्ञ का मतलब क्या था। अश्व यज्ञ के अंदर राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था। राजा अपना एक घोड़ा छोड़ता था और वो घोड़ा जब यहां से निकलता था राजा के दरबार से तो बहुत सारे क्षेत्रों से घूम फिर के जब लौटकर वापस आता था। जिन क्षेत्रों से घोड़ा गुजरता था और बिना किसी रुकावट के उन क्षेत्रों से होता हुआ घोड़ा वापस आ जाता था, उन सभी क्षेत्रों पर एक छत्र राज्य किसका हो जाता था, राजा का हो जाता था। मान लो जैसे आप अलीगढ़ में बैठे हो, ठीक है, या आप दिल्ली में बैठे हो कि या आप कहीं और बैठे हो कि आपने कोई घोड़ा छोड़ा और वो घोड़ा मान लो जैसे अलीगढ़ में या दिल्ली में ही बैठे हो कि भाई उत्तर प्रदेश में घूम के आ गया, मध्य प्रदेश में घूम के आ गया, राजस्थान में घूम के आया। लेकिन मान लो कि वो छत्तीसगढ़ में गया तो रुकावट आ गई, तो छत्तीसगढ़ में अब राजा का एक छत्र राज्य नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश हुआ, फिर राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश, इनमें राजा का एक छत्र राज्य, मतलब राजा जो चाहेगा वहां पर वो होगा। तो ये अश्व यज्ञ इसलिए किया जाता था। तीसरा होता था दोस्तों वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ के दौरान क्या किया जाता था, रथ दौड़ का आयोजन। किसका, रथ दौड़ का। रथ के अंदर घोड़ा लगा देते थे और उसको फिर आयोजित किया जाता था। देखो इन सब यज्ञों को करने का मतलब क्या होता था, ये यज्ञ करते क्यों थे राजा, ये इसलिए करते थे अपने आप को पावरफुल दिखाना जनता के सामने, अपने आप की शक्ति दिखाना कि हम कितने शक्तिशाली हैं, ठीक है, इसलिए ये यज्ञ किया जाता था। तो ये कुल मिलाकर वैसे तो देखो महायज्ञ कितने हैं, 5। कितने हैं, 5, ठीक है। ऐसे ही आहिर्वज्ञ यज्ञ कितने, यज्ञ कितने हैं, अविर यज्ञ वो है 7 और सोम यज्ञ भी कितने हैं, 7। तो उनके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं लेनी है ना, पेपर में आपको आएगा कि हविर यज्ञ और सोम यज्ञ कितने कितने, बस एक डिटेल्स में याद रखना है। हविर यज्ञ 5 है और सोम यज्ञ भी कितने, 5 है। और महायज्ञ कितने हैं, सॉरी हविर यज्ञ 7, सोम यज्ञ 7 और महायज्ञ कितने हैं, 5 है। तो ये पूरे का पूरा मैंने आपको जो बताया ये क्या था, धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल में, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। धीरे से हमने पढ़ा, इसको आराम से पढ़ा है। अब देखो एक क्लास और लूंगा इसमें छोटी सी, जिसमें आपको मैं जिक्र करूंगा थोड़ा सा उपनिषद के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, आर्यन ग्रंथ के बारे में, पुराणों के बारे में, थोड़ा सा और कुछ होगा उसके अंदर मैटर, उसके बारे में बात करेंगे। छोटी सी क्लास कवर होगी और समझ लो उत्तर वैदिक काल के रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं आप पेपर में किसी में जाना, आंख बंद करके सारे पेपर आपके हो जाएंगे सही, ठीक है। और उसके आएगा फिर पोर्शन, आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। चलो यहीं के साथ में लेता हूं विदा। जितने भी दोस्त हैं सब चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना भाई आज वीडियोस को, ठीक है। रोज शेयर किया करो भाई, रोज शेयर किया करो, ठीक है। चलो यहीं पर लेता हूं विदा। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।